लीजिए, मैं एक बार फिर से आप सबों की खिदमत में अपनी एक ताज़ा तरीन कहानी लेकर हाजिर हूँ। मेरी आज की कहानी है जालसाजी। अगर मेरी कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो अब मैं शुरू करती हूँ। सुबह मेरी आँख मोबाइल की रिंग पर खुली। मैंने हाथ बढ़ाकर साइड टेबल से मोबाइल उठा लिया। नंबर देखते ही मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी। बड़ी भाभी का फ़ोन था। मैंने फ़ोन रिसीव किया तो भाभी ने बताया कि भैया बाथरूम में गिर गए हैं। मैं उन्हें लेकर हॉस्टल जा रही हूँ, तुम भी वहीं आ जाओ। मेरा दिल ज़ोरों से धड़कने लगा। मैं भैया की सलामती की दुआएं मांगने लगी। मेरी आंखें नम हो रही थीं। वॉशरूम से फ्रेश होकर मैं किचन में आ गई। फ्रिज से डबल रोटी निकालकर रोस्टर में डालने के बाद दूध गर्म करने लगी। फिर फ़ोन पर अपने शौहर को भैया के बारे में बताई। भैया के गिरने की खबर ने उन्हें भी बहुत परेशान कर दिया, मगर वह मुल्क से बाहर रहकर दुआओं के सिवा कुछ और नहीं कर सकते थे। इसलिए मुझे तसल्ली देने के बाद उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। मैं जल्दी जल्दी नाश्ता ख़त्म करने के बाद हॉस्पिटल आ गई। हॉस्टल में सन्नाटा छाया हुआ था। मैं इससे पहले भी कई बार यहाँ आई थी, तब तो बड़ा रश हुआ करता था, मगर अभी 2-4 लोग ही चेहरे पर मास्क लगाए और हाथ में सैनिटाइज़र की बोतल लिए इधर उधर आ जा रहे थे। मैं लॉन पार कर ओपीडी में आई। भाभी वहाँ नहीं थी। मैं वहाँ से निकलकर लॉबी में आई तो भाभी मिल गई। मुझे देखकर रोने लगी। हिम्मत रखें भाभी, भैया को कुछ नहीं होगा। मैं प्यार से उन्हें तसल्ली देने लगी। क्या कहा डॉक्टर ने? मैं भाभी के बगल में बैठते हुए पूछी। डॉक्टर चेकअप कर रहे हैं, अभी रिपोर्ट नहीं आई है। रिपोर्ट आने पर पता चलेगा क्या हुआ है, भाभी ने आंसुओं के दरमियान बताया। तो मैं अपने आंसुओं को जब्त करती उनका सर अपने कंधे पर रख ली। 1 घंटे में रिपोर्ट आ गई। डॉक्टर ने बताया ब्रेन हैमरेज हुआ है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। डॉक्टर जो करना है करें, मैं परेशानी से बोली। फिर ठीक है, शाम तक पैसे जमा कर दें। पहले कोविड-19 की जांच होगी, कोविड की रिपोर्ट आ जाने पर ऑपरेशन हो जाएगा। डॉक्टर ने बड़ी नरमी से हमें समझाया। पहले कोविड की जांच, फिर ऑपरेशन। मैं घबराकर डॉक्टर से पूछी, जी हाँ, जब तक कोविड की रिपोर्ट नहीं आती हम सब कुछ नहीं कर सकते। कल शाम तक कोविड की रिपोर्ट आ जाएगी, आप पैसे आज जमा करा दें। जी, वो तो मैं करवा दूंगी। वैसे भैया होश में तो है ना? नहीं, वो होश में नहीं है। अभी इन्हें सीसीयू में रखा गया है। और हाँ, जब तक वो सीसीयू में हैं, कोई उनसे मिल नहीं सकता। इसलिए आप अपना फ़ोन नंबर लिखवाकर घर जाएं। आपको फ़ोन पर मरीज़ की खबर मिलती रहेगी। जी बेहतर, मैं फ़ोन नंबर लेकर आती हूँ। इतना कहकर मैं और भाभी वहाँ से उठकर बाहर निकल आई। मैं भैया को देखना चाहती थी, मगर देख ना पाई। कोविड-19 का टेस्ट पहले, ऑपरेशन बाद में। मेरा दिमाग घूम रहा था। भाभी अलग परेशान थी। तुम फ़ोन नंबर दे आओ, फिर घर चलती हूँ। यहाँ किसी को रहने नहीं दिया जाएगा शायद। नहीं भाभी, हम दोनों यहीं वेटिंग रूम में रहेंगे। रोज़ रोज़ मरीजों को कोरोना के नाम पर मारा जा रहा है। क्या पता भैया के साथ क्या करें ये लोग। मैंने भाभी को समझाया। और हाँ, फ़ोन नंबर भी नहीं देना है। मेरी बात पर भाभी ने मुझे हैरत से देखा। फिर हम दोनों घर न आए, न ही फ़ोन नंबर दिया। वेटिंग रूम में 1-2 लोग और भी थे, वरना बाकी लोग मरीज़ को एडमिट करवाकर कोरोना के डर से वापस चले गए थे। फिर जब सीसीयू से कॉल आता, जब ही लोग आते थे। इस दरमियान उनके मरीज़ के साथ क्या किया जा रहा है कुछ मालूम ना हो पाता उन्हें। मैं भाग भाग कर सीसीयू वार्ड का बेल बजाती रहती। बेल की आवाज़ पर अंदर से पीपी किट पहने नर्स बाहर आती। मैं दूर से ही भैया के बारे में पूछ लेती। अभी होश में है, नर्स मुझे बता देती और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती वापस वेटिंग रूम में आ जाती। दूसरे दिन मैं डॉक्टर को ये बताने के लिए कि भैया अब तक होश में हैं, स्टाफ रूम में आई।
तो मुझे देखते ही डॉक्टर साहब, जो कल नरमी से बात कर रहे थे, सख्ती से बोले, आप पेशेंट को एडमिट करवा कर कहाँ गायब थीं? आपके पेशेंट की हालत बहुत ख़राब है। कल रात से उन्हें होश नहीं है। जी ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी आवाज़ रुक गई। आप फ़ौरन पैसे जमा करा दें, आज ही ऑपरेशन करनी होगी। जी बस अभी जमा कराती हूँ, मैं ये कहकर वहाँ से निकल आई और वापस सीसीयू के गेट पर आकर बेल बजाई। नर्स बाहर आई। आप फिर आ गईं? मुझे बेड नंबर 18 के मरीज़ के बारे में बताएं। मेरे लहजे में इल्तिजा थी। बताया तो था, होश में हैं, बात भी कर रहे हैं। नर्स मुझे बताकर वापस हो गई। मैं वहीं खड़ी रह गई। क्या करूं, समझ नहीं आ रहा था। मेरा दिल कह रहा था भैया को यहाँ से लेकर घर चली जाऊं, मगर हॉस्टल से घर ले जाना इतना आसान तो नहीं था। पैसा शाम तक जमा कराना था और अभी 11 बजे थे, वक्त काफ़ी था। मैं वेटिंग रूम में आ गई। भाभी के पैरों में दर्द रहा करता था, इसलिए वो मेरे साथ भाग दौड़ नहीं कर सकती थीं। मुझे देखकर भैया के बारे में पूछने लगीं। मैं सारी बातें बता दी उन्हें। वो भी परेशान हो गईं। किसी और डॉक्टर से बात करती हूँ, मैं ये कहकर अपने एक जानने वाले डॉक्टर को फ़ोन लगाने लगी। लाइन मिलने पर मैंने भैया के बारे में उन्हें बताया तो उन्होंने मेडिकल पेपर की तस्वीर सेंड करने को कहा। सारे पेपर तो डॉक्टरों ने जमा करा रखी है। मैं नादिम हुई। नहीं, एडमिट के वक्त जो सीटी स्कैन करवाया था वो पेपर गलती से मेरे पास ही रह गया है। मैं परेशानी में उसे जमा नहीं करा पाई। भाभी बैग खोलकर वो पेपर निकाली और मेरे हाथ में पकड़ा दिया। मैं उस पेपर का फ़ोटो अपने मोबाइल पर लेकर डॉक्टर साहब को सेंड कर दी। 10 मिनट बाद डॉक्टर साहब का कॉल आया मेरे मोबाइल पर। मामूली सा झटका है, दवा से ठीक हो जाएगा, ऑपरेशन हरगिज़ ना करवाएं। आप किसी भी तरह मरीज़ को वहाँ से छुट्टी करवाकर घर ले आएं। इस हॉस्पिटल का रिकॉर्ड सही नहीं है। इतना कहकर डॉक्टर साहब ने फ़ोन काट दिया। अब क्या होगा? भाभी रो पड़ी। अल्लाह पर भरोसा रखें, वो जो करेगा बेहतर करेगा। मैं खुद परेशान थी, मगर भाभी को तसल्ली दे रही थी। फिर अचानक मुझे कार्तिक महातो याद आ गया। मेरा क्लास फेलो था, आजकल वो नेता बना फिरता था। कॉलेज के ज़माने में वो स्टूडेंट यूनियन का लीडर रह चुका था, मगर आज एक अच्छा नेता था। हर रोज़ अखबार में उसकी तस्वीर छपा करती थी। कभी कभार मेरी उससे बात हो जाती थी। मैंने उसे कॉल लगाया, उसने फ़ौरन रिसीव कर लिया। मैंने सारी बात बता दी तो वो, तुम डॉक्टर से बात करो, मैं हॉस्टल पहुंच रहा हूं कहकर फ़ोन बंद कर दिया। मेरे अंदर एक नई एनर्जी आ गई। भाभी आप यहीं रहें, मैं डॉक्टर से बात करके आती हूँ, कहती मैं वेटिंग रूम से निकल गई। मैं तेज़ तेज़ कदम उठाती स्टाफ रूम में आई। डॉक्टर वहाँ नहीं थे। पूछने पर पता चला वो सेकंड फ्लोर पर राउंड पर हैं। मैं ऊपर आ गई। नर्स से पूछने पर उसने एक केबिन की तरफ इशारा किया और बोली, डॉक्टर साहब वहाँ हैं। मैं केबिन के दरवाजे पर हाथ रखी। दरवाज़ा धीरे से खुल गया। डॉक्टर साहब लैपटॉप पर कुछ कर रहे थे। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर नज़रें उठाकर मेरी तरफ देखा, जैसे पूछ रहे हूँ, क्या है? डॉक्टर साहब आप तो ऑपरेशन करने का कह रहे थे, मगर वो तो, मैं मेडिकल बुक उनके सामने रखती हुई बोली। उन्होंने एक नज़र मेडिकल बुक पर डाली, फिर मेरी तरफ देखकर बोले, हाँ होगा, आज शाम तक कोविड का रिपोर्ट आ जाएगा। उनकी हालत ख़राब है, आप लोग पैसा जमा करा दें, कल ऑपरेशन हो जाएगी। मगर डॉक्टर साहब वो तो बिल्कुल ठीक हैं, होश में हैं, मामूली सा झटका लगा था और कुछ नहीं। उन्हें तो ऑपरेशन की ज़रूरत भी नहीं है। मैं हिम्मत से खड़ी थी। मेरी बात पर वो गरज पड़े, डॉक्टर मैं हूँ या आप? आप ही हैं, मगर शायद डॉक्टरी लोगों को लूटने के लिए कर रखी है आपने। मैं ज़ोर से चिल्लाई थी। चैम्बर के बाहर बैठा गार्ड तेज़ी से अंदर दाखिल हुआ। इसे बाहर करो। डॉक्टर गुस्से में गरजा, खबरदार, जो मुझे हाथ भी लगाया, अपनी हद में रहना। मैं अपना मोबाइल निकालकर कैमरा ऑन कर चुकी थी। कैमरा देखकर गार्ड साइड हो गया। बाकी लोग भी आ गए। एक हंगामा सा बर्पा हो गया था।
मैं टेबल से भैया का मेडिकल बुक उठाकर केबिन से बाहर आ गई। पुलिस से पकड़वाऊंगा, केस करूंगा। डॉक्टर मुझे धमकी दे रहा था, जो मर्जी आए कर लेना, बस ऑपरेशन छोड़ के। मैं कहाँ डरने वाली थी। लोग पूछ रहे थे क्या हुआ, मैं सबको बता रही थी डॉक्टर झूठ बोलकर ऑपरेशन करना चाहते थे। जब ही पुलिस आ गई, लेडी पुलिस भी थी साथ में। हॉस्टल में हंगामा करने के जुर्म पर मुझे पकड़ लिया। मैं अपना हाथ छुड़ा न पाई। डॉक्टर नरमी से पुलिस से बातें कर रहा था। जब ही मैंने देखा कार्तिक महातो बड़े रोबदार अंदाज में चला आ रहा है। उसके साथ 2 बॉडीगार्ड और 1-2 लोग और भी थे। उसे देखकर मैं मुस्कुराई। लेडीज पुलिस मेरा हाथ छोड़कर खड़ी हो गई। पुलिस इंस्पेक्टर ने झुककर कार्तिक महातो को सलाम किया। डॉक्टर परेशान सा खड़ा था। कार्तिक महातो ने एक पुलिस इंस्पेक्टर से जाने क्या कहा कि वो जालसाजी की जुर्म में तुम्हें अरेस्ट किया जाता है कहकर डॉक्टर के हाथों में हथकड़ी डाल दिया। चलो मेरे साथ, मैं भैया की छुट्टी करवाता हूँ। कार्तिक महातो ने मेरे हाथ से मेडिकल बुक ले लिया। मैं हिकारत भरी नज़र डॉक्टर और इंस्पेक्टर पर डालकर कार्तिक महातो के साथ सीसीयू की तरफ बढ़ गई। मेरी आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। मैं अपनी अगली वीडियो में अपनी एक ताज़ा तरीन कहानी लेकर जल्द हाजिर होती हूँ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान